A very warm welcome to all the students of class 12 biology. Myself Shivani from St. Xavier's High School, Sidwa, Padhalganj. Today we are going to complete the topic mutation. We have discussed the types of mutation before. There were 3 types of mutation: genometric mutation, chromosomal mutation and gene mutation. We have completed the 2 topics of mutation, that is genometric and chromosomal, and today we are going to discuss gene mutation. Gene mutation is of 2 types, point mutation and frame shift mutation. Point mutation is again of 2 types, transversion and transition. So if you will see your NCERT, it is mentioned here that mutation is a phenomena which results in alteration of DNA sequences and consequently result in changes in the genotype and the phenotype of an organism. यानी कि म्यूटेशन की वजह से क्या होता है, म्यूटेशन वो फेनोमेना है जिससे कि डीएनए सीक्वेंसेस में चेंजेस आ जाते हैं और इस डीएनए सीक्वेंस में चेंजेस का रिजल्ट जो है वो जीनोटाइप और फिनोटाइप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म दोनों में विजुअल होता है, यानी जीनोटाइप भी चेंज हो जाएगा और फिनोटाइप भी चेंज हो जाएगा. In addition to recombination, mutation is another phenomena that leads to variation in DNA. जैसे कि रिकॉम्बिनेंस में होता है जहाँ पे क्रोमोसोम टूट के किसी और क्रोमोसोम पे जाके अटैच हो जाते हैं तो पेरेंटल टाइप से वो हटके बनते हैं. तो रिकॉम्बिनेंट के अलावा म्यूटेशन वो दूसरा एक फेनोमेना है जहाँ पे आपको डीएनए के अंदर वेरिएशन देखने को मिलेगा. As you will learn in chapter 6, one DNA helix runs continuously from one end to another in each chromatid in a highly supercoiled form. तो हम लोग को पता है कि हमारे क्रोमोसोम के अंदर डीएनए जो है वो कॉइलिंग फॉर्म में प्रेजेंट होता है, इसीलिए लिखा है कि डीएनए हेलिक्स में क्या है, एक क्रोमेटिड में के अंदर जो डीएनए हेलिक्स है एक एंड से दूसरे एंड तक सुपर कॉइल्ड फॉर्म में प्रेजेंट होता है. Therefore, loss, deletion or gain, insertion or duplication of a segment of DNA results in alteration in chromosomes. यानी कि क्रोमोसोम का कम होना या फिर एक्स्ट्रा क्रोमोसोम का इंसर्ट होना या क्रोमोसोम की कॉपी का एक और सेट प्रेजेंट होना, यानी हैप्लॉइड सेट के ज़्यादा प्रेजेंट होना, ये सब का सब क्या है, ये सब की वजह से क्रोमोसोम्स के अंदर अल्टरेशन आता है. Since genes are known to be located on chromosomes, अल्टरेशन इन क्रोमोसोम रिजल्ट इन abnormalities और aberrations. तो जीन्स कहाँ प्रेजेंट है, क्रोमोसोम के अंदर. तो अगर जीन के अंदर कोई भी अल्टरेशन आती है तो उसका इफेक्ट किसके ऊपर आएगा, क्रोमोसोम के ऊपर, और क्रोमोसोम पे अफेक्ट आएगा तो इसका मतलब जो ऑफस्प्रिंग है वो एबनॉर्मल होगा, कोई ना कोई दिक्कत उसके अंदर होगी. क्रोमोसोमल एबेरेशंस आर कॉमनली ऑब्जर्व्ड इन कैंसर सेल्स. यानी कि क्रोमोसोमल एबरेशंस का ज़्यादा एग्जाम्पल देखने को मिलता है कैंसर के केसेस में, जहाँ पे सेल जो है वो अनकंट्रोल डिवीजन करना स्टार्ट कर देती है. इन एडिशन टू द अबव, म्यूटेशन ऑल्सो अराइज ड्यू टू चेंज इन अ सिंगल बेस पेयर ऑफ डीएनए. दिस इज नोन एज पॉइंट म्यूटेशन, जो कि आज हम लोग पढ़ेंगे कि पॉइंट म्यूटेशन के अंदर क्या होता है कि कोई एक सिंगल बेस पेयर या पेयर्ड नाइट्रोजिनस बेसिस जो है वो चेंज हो जाते हैं. A classical example of such a mutation is sickle cell anemia. इसका एग्जाम्पल क्या है, सिकल सेल अनीमिया, जो भी आगे डिस्कस करेंगे हम लोग. डिलीशंस एंड इंसर्शंस ऑफ बेस पेयर्स ऑफ डीएनए कॉजेस फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन. यानी कि हम लोग को पता है कि हमारे बॉडी के अंदर कोडॉन्स बनते हैं, प्रोटीन जो है वो, जो भी प्रोटीन हमारी बॉडी के अंदर बनते हैं उनका कुछ कोडॉन्स होता है. तो अगर ये कोडॉन्स चेंज हो जाते हैं तो कोडॉन्स के चेंज होने की वजह से फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन होता है. तो यहाँ पे कोई बेस पेयर डिलीट हो सकता है या कोई एक्स्ट्रा बेस पेयर ऐड हो सकता है. इसकी वजह से भी कोडॉन्स का जो मेकअप है वो चेंज हो जाएगा. तो कोडॉन के मेकअप के चेंज होने की वजह से वो गलत प्रोटीन बनाएगा. इस टाइप का म्यूटेशन को क्या कहते हैं, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन. The mechanism of mutation is beyond the scope of this discussion at this level. However, there are many chemicals and physical factors that induce mutations. तो यहाँ पे क्या है, म्यूटेशन का जो मैकेनिज्म है वो क्लास 12 के लेवल से बहुत हाई है, लेकिन कई फिजिकल और केमिकल फैक्टर्स होते हैं जो कि म्यूटेशन कॉज करते हैं. मैंने बताया था कि फिजिकल फैक्टर्स में क्या होगा, जितने भी पावरफुल रेज होंगे, चाहे वो एक्सरे हो, गामा रे हो, यूवी रे हो, या फिर केमिकल्स जैसे कोल्चिसिन जो है, इसको म्यूटेशन को इंड्यूस करने के लिए यूज किया जाता है.
दीज आर रिफर टू एज म्यूटाजेंस। एनसीईआरटी में क्या है, शॉर्टकट में सारे टर्म्स दिया हुआ है लेकिन डिटेल में उसको एक्सप्लेन नहीं किया गया, इसलिए मैंने ऑलरेडी सारा चीज डिटेल में बता दिया है। यूवी रेडिएशंस कैन कॉज म्यूटेशंस इन ऑर्गेनिज्म, इट इज अ म्यूटाजेन। यानी यूवी रेडिएशंस क्या है, वो स्किन को पेनिट्रेट करके सेल के अंदर जो डीएनए है उसको अफेक्ट करते हैं, अल्टर करते हैं, इसीलिए यूवी रेस को क्या कहते हैं, म्यूटाजेन। तब यहाँ से पॉइंट म्यूटेशन देख लेते हैं। चेंज इन सिंगल और पेयर्ड नाइट्रोजिनस बेसिस। तो नॉर्मल ये सीक्वेंस है डीएनए स्ट्रैंड पर ATCCG8, ठीक है, तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री ये बनेगा। अगर ये जो यहाँ पे C है, ये C रिप्लेस हो जाए किससे, जो ये CG है, इस सीक्वेंस की बात कर रही हूँ, इस C को रिप्लेस कर दिया किसने, T ने, तो T के कॉम्प्लीमेंट्री बेस क्या हो जाएगा, A। तो एक सिंगल बेस पेयर के चेंज होने से म्यूटेशन हुआ है, तो इसे क्या कहेंगे, पॉइंट म्यूटेशन। तो पॉइंट म्यूटेशन दो तरह का है, ट्रांजिशन और ट्रांसवर्जन। तो ट्रांजिशन में क्या होता है, इफ अ प्यूरिन इज रिप्लेस्ड बाय अनदर प्यूरिन और अ pyrimidine इज रिप्लेस्ड बाय अनदर pyrimidine। यहाँ पे क्या हुआ है, इससे पहले जो मैंने आपको बताया था, हम लोग ने ये देखा था कि प्यूरिन और pyrimidine, यहाँ पे है कि प्यूरिन कौन सा है, एडेनिन और ग्वानिन, थाइमिन और साइटोसिन क्या है, pyrimidine। अगर प्यूरिन को प्यूरिन ने रिप्लेस कर दिया और pyrimidine को pyridine ने रिप्लेस कर दिया, तो ऐसे टाइप ऑफ पॉइंट म्यूटेशन को क्या कहेंगे, ट्रांजिशन। जैसे कि यहाँ पे क्या है, CA था, CA को रिप्लेस कर दिया किसने, TA को, तो साइटोसिन और थाइमिन और एडेनिन और ग्वानिन, ठीक है। तो C इज रिप्लेस बाय T एंड G इज रिप्लेस बाय A, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ट्रांजिशन। ट्रांसवर्जन में क्या होगा, when purine is replaced by pyrimidine and pyrimidine is replaced by purine, यानी जस्ट उल्टा हो जाएगा, प्यूरिन को कौन रिप्लेस कर रहा है, pyrimidine, और pyrimidine को कौन रिप्लेस कर रहा है, प्यूरिन, ठीक है। इसका एग्जाम्पल हम लोग किसमें देखने को मिलता है, सिकल सेल एनीमिया में, ठीक है। तो सिकल सेल एनीमिया में क्या होता है कि यहाँ पे अभी आगे ये एग्जाम्पल हम लोग मेंडेलियन डिसऑर्डर्स के अंदर भी पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन एक बार समझ लेते हैं, जैसे हम लोग को पता है कि हमारी बॉडी के अंदर क्या होता है, हीमोग्लोबिन है। हीमोग्लोबिन के अंदर दो तरह की चेन्स होती हैं, अल्फा चेन और बीटा चेन। तो सिकल सेल एनीमिया वाले इंडिविजुअल्स के केस में क्या होता है कि ये जो बीटा चेन का जो 6th अमाइनो एसिड होता है वो डैमेज हो जाता है, ठीक है। जैसे ही अमाइनो एसिड डैमेज होगा, तो डैमेज होने की वजह से वो क्या होगा, डीएनए डैमेज हो चुका है, अब वो गलत आरएनए बनेगा, और गलत आरएनए क्या बनाएगा, गलत प्रोटीन बनाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो नॉर्मल इंडिविजुअल होते हैं वहाँ पे क्या सिक्रीट कोडॉन बनते हैं, GAG, और ये कोडॉन रिस्पॉन्सिबल होता है ग्लूटामिक एसिड बनाने के लिए। लेकिन ये जो A है डीएनए के अंदर, वो रिप्लेस हो जाता है किससे, U से, क्योंकि डीएनए से आरएनए बन रहा है, तो आरएनए में थाइमिन नहीं होता है, यूरेसिल होता है। तो A को कौन रिप्लेस करेगा, U कर देगा। तो कोडॉन क्या बनना चाहिए था, GAG, लेकिन कोडॉन बनेगा क्या, GUG। ये 6th अमाइनो एसिड के डैमेज होने की वजह से ये चेंजेस आएंगे। तो ग्लूटामिक एसिड बनना चाहिए, लेकिन बन क्या जाएगा, वैलिन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, प्यूरिन को किसने रिप्लेस कर दिया, pyrimidine ने। तो ये कैसे टाइप का म्यूटेशन हुआ, ट्रांसवर्जन। अब दूसरा जो है ये फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन, चेंज इन फ्रेम ऑफ कोडॉन्स, अभी बताया था, कोडॉन्स का फ्रेम ही चेंज हो जाएगा। जैसे सपोज करते हैं ये टेम्पलेट डीएनए स्ट्रैंड है, तो टेम्पलेट डीएनए स्ट्रैंड से ही आरएनए बनता है, ठीक है। यहाँ पे मैंने साइड में लिखा भी है, इट फॉर्म्स आरएनए। तो यहाँ पे आरएनए की जब बात करेंगे तो वहाँ पे थाइमिन नहीं होगा, थाइमिन खुद से रिप्लेस हो जाएगा यूरेसिल से, ठीक है। तो A का क्या है, U आ गया, ऐसे पूरा इसके कॉम्प्लीमेंट्री आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग तीन जो नाइट्रोजिनस बेसेस होते हैं उनको एक कोडॉन के रूप में रीड करते हैं, यानी ये 3 एक कोडॉन है, ये 3 एक कोडॉन है, ये 3 एक कोडॉन है, और ये 3 एक कोडॉन है, ठीक है। तो आरएनए पे क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर्स आकर अटैच हो जाएंगे। अब इस आरएनए से क्या बन जाएगा, प्रोटीन। तो यहाँ पे मैंने लिखा है
3 नाइट्रोजनस बेसेस कोड फॉर 1 प्रोटीन एंड दिस प्रोसेस विल बी रिपीटेड। जैसे ये 3 कोडॉन से एक प्रोटीन बना, ये 3 कोडॉन से एक प्रोटीन बना, इस 3 कोडॉन से एक प्रोटीन बना और इन तीनों से एक प्रोटीन बना। ठीक है, अब सपोज करते हैं क्या कि यहाँ पे आके ये जो स्ट्रैंड ये चल रहा था इसके अंदर एक नया बेस पेयर आके ऐड हो गया है। ठीक है, तो बेस पेयर के ऐड होने से क्या हुआ था, अब ये सब अपना कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर इस पे आके अटैच हो जाएंगे। तो अटैच होने की वजह से ये जो रीडिंग है ये पूरी की पूरी चेंज हो जाएगी। जैसे UAG, GUC, UAU, UUG, यहाँ पे क्या रीडिंग थी, UAG, GCU, AUU, UGC। तो जब कोडॉन के फ्रेम के अंदर चेंज हो जाता है तो उस टाइप ऑफ म्यूटेशन को क्या कहते हैं, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। Suppose in this template DNA strand 1 nitrogenous base is added, that is A, which will affect the formation of amino acid and codon formation will be disturbed, which will change the protein formation। तो यानी यहाँ पे क्या होगा कि एक पेयर के ऐड होने से कोडॉन्स का जो फॉर्मेशन है वो चेंज हो गया, यानी फ्रेम का पूरा चेंज हो गया। अब ये जो फ्रेम है ये कोई और प्रोटीन बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। तो एक बेस पेयर के ऐड होने से फ्रेम क्या कहते हैं, चेंज होने से प्रोटीन क्या है, गलत बन जाएगा। तो यहाँ पे बेस पेयर ऐड भी हो सकते हैं और मे बी ये भी हो सकता है कि बेस पेयर डिलीट हो जाए। तो फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन दो तरह का है, इंसर्शन एंड डिलीशन। तो एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे कि एक सेंटेंस लिखिए, राम हैज रेड कैप। तो यहाँ पे जो हर एक वर्ड है ये नाइट्रोजिनस बेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो 3-3 वर्ड्स का क्या है, एक 3 लेटर्स का एक एक वर्ड है, तो ये क्या है, एक एक कोडॉन की तरह एक्ट कर रहा है। अब इसके अंदर एक कोडॉन जो है वो नाइट्रोजिनस बेस जो है वो ऐड हो गया, टी मैंने यहाँ लिखा है, टी को ऐड कर दिया। तो टी के ऐड होते ही जो फ्रेम है वो चेंज हो जाएगा। कैसे, RTAMHASREDCAP क्या हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा। तो यहाँ से क्या हो गया, फ्रेम के अंदर इंसर्शन की वजह से चेंज हो गया। अब डिलीशन से क्या हो सकता है, एक कोडॉन जो है वो डिलीट कर देते हैं, यानी एम को क्या कर देते हैं, डिलीट कर देते हैं। वही एग्जाम्पल सेम है, राम हैज रेड कैप, तो क्या हो जाएगा, RAHASREDCAP। ठीक है, तो यहाँ से म्यूटेशन जो है वो खत्म। नेक्स्ट हम लोग जो स्टार्ट करेंगे वो क्या होगा, पेडिग्री एनालिसिस। The idea that disorders are inherited has been prevailing in the human society since long. This was based on the heritability of certain characteristic features in families. After the rediscovery of Mendel's work, the practice of analyzing inheritance pattern of traits in human beings began. तो यहाँ पे क्या है कि सबको ये पता था कि अगर कोई भी डिजीज इंडिविजुअल होता था तो लोग ये समझ जाते थे कि इसके अंदर ये जो गुण आए हैं बीमारी के, ये इसके पेरेंट्स से इसने इनहेरिट किया है। ठीक है, तो जब मेंडल का वर्क जो है वो रीडिस्कवर हुआ तो इन जो ह्यूमन के अंदर इन जो ट्रेट्स की जो पैटर्न्स थे इनको वापस से स्टडी करना शुरू किया गया। Since it is evident that control crosses that can be performed in pea plant or some other organism are not possible in case of human beings, study of family history about inheritance of a particular trait provides an alternative. तो एक चीज अगर आप देखेंगे तो जैसे कि हम लोग प्लांट्स के अंदर क्या कराते हैं, कोई भी ट्रेट जानने के लिए हम लोग ब्रीडिंग करा देते हैं, यानी शॉर्ट का टॉल से करा दिया तो F1 में क्या प्रोजेनी आएंगी, फिर F1 को सेल्फ क्रॉस कराया तो F2 में क्या आएगा। लेकिन या फिर ये छोटे मोटे ऑर्गेनिज्म में करा दिया, फ्रूट फ्लाई में करा दिया, प्रोजेनी की स्टडी कर ली। लेकिन ह्यूमन बींग्स के अंदर तो ये नहीं कर सकते कि टॉल हाइट मेल को ले लिया, डॉफ हाइट फीमेल को ले लिया, मीटिंग बोला करो, उसके बाद जब बच्चा होगा तो उसके अंदर के ट्रेट्स को स्टडी करेंगे, ऐसा हो नहीं सकता, ये पॉसिबल ही नहीं है ह्यूमन बींग्स के केस में। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पे फैमिली हिस्ट्री को स्टडी करते हैं, यानी कि मदर एंड फादर से उनके बच्चों के अंदर ट्रेट्स गए, क्या ट्रेट्स गए। इसके अलावा जब उन बच्चों की शादी होगी तो उनके बच्चों में क्या ट्रेट्स जाएंगे, तो ये हम जनरेशन वाइज ये फैमिली ट्री जो है वो स्टडी करते हैं। Such an analysis of traits in a several of generations of a family is called the pedigree analysis.
यानी यही ट्रेट्स की एनालिसिस जब हम जनरेशन्स के अंदर करते हैं फैमिली के, तो इसे क्या कहते हैं, पेडिग्री एनालिसिस। In the pedigree analysis, the inheritance of a particular trait is represented in the family tree over generations. तो पेडिग्री एनालिसिस में क्या करते हैं हम लोग, कोई ट्रेट जो होता है वो ट्रेट नॉर्मल भी हो सकता है, डिजीज का भी हो सकता है। हम लोग कई पीढ़ियों का फैमिली ट्री बनाते हैं और फिर स्टडी करते हैं कि किस जनरेशन में कौन से ट्रेट जो है वो पास ऑन हुए हैं। In human genetics, pedigree study provides a strong tool which is utilized to trace the inheritance of a specific trait, abnormality or disease. Some of the important standard symbols used in the pedigree analysis have been shown in figure 5.13. तो ह्यूमन जेनेटिक्स के अंदर क्या है, पेडिग्री स्टडी की वजह से और बहुत एक स्ट्रॉन्ग टूल है जहाँ पे इसका यूज हम लोग किससे करते हैं कि आने वाली जनरेशन जो है उनके अंदर क्या ट्रेट्स गए हैं और कोई अबनॉर्मेलिटी तो नहीं है, कोई बीमारी वाले ट्रेट तो नहीं आ गए हैं। तो यहाँ पे क्या है, पेडिग्री के अंदर कुछ डिफरेंट जो है सिंबल्स यूज होते हैं, जैसे हम लोग मेल और फीमेल को रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ पे अलग थोड़ा एक रिप्रेजेंटेशन का स्टाइल है। As you have studied in this chapter, each and every feature in any organism is controlled by one or the other gene located on the DNA present in the chromosome. तो अब तक हम लोग ने क्या पढ़ा है कि क्रोमोसोम्स के अंदर क्या होता है, डीएनए, और डीएनए के अंदर क्या होते हैं, जीन्स। ठीक है, यही जीन्स जो है वो जो कि डीएनए के अंदर प्रेजेंट है और वो क्रोमोसोम के अंदर प्रेजेंट है, ये क्या काम करते हैं, हमारे बॉडी के अंदर जितने भी फीचर्स हैं, जितने भी कैरेक्टर्स आए हैं, सब फीचर्स को कंट्रोल करने वाला कौन है, जीन। डीएनए इज द कैरियर ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन, इट इज हेंस ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन जनरेशन टू अदर विदाउट एनी चेंज और अल्टरेशन। तो ये एक चीज और क्लियर हो गया है कि क्या होता है, तो डीएनए क्या है, डीएनए इज द कैरियर ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन और ये हर जनरेशन ट्रांसमिट होता ही होता है बिना किसी अल्टरेशन के। ऐसा नहीं है कि आपके अंदर मदर फादर का डीएनए नहीं है, आपसे आपके नेक्स्ट जनरेशन में वो डीएनए नहीं पास ऑन होगा, हर जनरेशन में जाएगा और बिना किसी चेंज के ही जाएगा वो। However, changes और अल्टरेशन टू टेक्स प्लेस ऑकेजनली, लेकिन कई बार म्यूटेशन की वजह से अल्टरेशन या चेंजेस होते हैं जेनेटिक मटेरियल के अंदर। Such an alteration or changes in the genetic material is refers to as mutation। ये अभी पढ़ा था कि जेनेटिक मटेरियल के अंदर किसी भी तरह का अल्टरेशन या चेंज क्या कहलाता है, म्यूटेशन। A number of disorders in human beings have been found to be associated with the inheritance of change or altered genes or chromosomes। तो ह्यूमन बींग्स के अंदर कई तरह के डिसऑर्डर्स होते हैं और ये डिसऑर्डर्स जनरेशन वाइज टू जनरेशन ये ट्रांसफर भी होते हैं, अल्टर्ड जीन या क्रोमोसोम्स बच्चे जो हैं वो इनको इनहेरिट करते हैं। तो यहाँ पे ये दिया है फिगर 5.13। ठीक है, अभी मैं ये कॉपी में भी बता रही हूँ। तो पेडिग्री एनालिसिस में क्या करते हैं, इफ वी वांट प्लांट ब्रीडिंग वी विल मेक प्लांट विद डिफरेंट कैरेक्टर्स एंड देन स्टडी द प्रोजेनी, बट इन ह्यूमन बींग्स दिस इज नॉट पॉसिबल, सो वी स्टडी पेडिग्री विच इज ऑल्सो कॉल्ड फैमिली ट्री। अभी बताया कि प्लांट के अंदर अगर कोई कैरेक्टरिस्टिक्स जानना है तो ब्रीडिंग करा देंगे अलग अलग कैरेक्टर्स के साथ और उसकी प्रोजेनी को स्टडी कर लेंगे, लेकिन ह्यूमन बींग्स में ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, हम लोग पेडिग्री की स्टडी करते हैं। पेडिग्री का एक दूसरा नाम क्या है, फैमिली ट्री। इन दिस वी मेक फैमिली ट्री ऑफ द मीटिंग्स विच इज ऑलरेडी डन। तो यहाँ पे क्या है, मेल एंड फीमेल्स के बीच में मीटिंग्स हो चुकी है, हम लोग को बस क्या तैयार करना है, उनकी फैमिली ट्री। तो फीमेल इंटू मेल ये क्या है, मेटिंग का सिंबल है। ट्रेट क्या है, कोई डिजीज का ट्रेस हो सकता है, कोई नॉर्मल ट्रेट हो सकता है, कोई भी कैरेक्टर हम स्टडी कर सकते हैं। तो इन दोनों के बच्चे ये क्या कहलाएंगे, फर्स्ट जनरेशन। अब ये डॉटर की शादी किसी से हुई, इसके बच्चे क्या कहलाएंगे, सेकंड जनरेशन। अब इनके बच्चों की किसी से शादी होगी, वो क्या कहलाएंगे, थर्ड जनरेशन। तो इसी तरह से हम लोग फैमिली ट्री बना लेते हैं और इसके बाद पेडिग्री की स्टडी करते हैं। In pedigree, we study that whether a trait which can be normal or disease is passed into next generation or not. In this, mating is not controlled, but we study the results of mating in the upcoming
जनरेशन्स। जैसे कि यहाँ पे हम लोग मेंडल की जेनेटिक्स में हम लोग पढ़ रहे थे कि वो क्या कर रहे थे, कोई ड्वार्फ पी प्लांट को ले रहे थे, कोई टॉल को ले रहे थे, फिर उसकी F1 जनरेशन को स्टडी कर रहे थे, फिर F1 में सेल्फ क्रॉस करा रहे थे, तो F2 में वो देख रहे थे कि डोमिनेंट और रिसेसिव दोनों ही कैरेक्टर अपीयर हो रहे हैं। लेकिन ये चीज़ हम लोग ह्यूमन बींग्स के अंदर नहीं कर सकते। यहाँ पे हम लोग पेडिग्री में क्या स्टडी करते हैं कि कोई भी ट्रेट मदर या फादर से वो बच्चे के अंदर आया कि नहीं आया। वो ट्रेट क्या हो सकता है, बीमारी का भी ट्रेट हो सकता है, कोई नॉर्मल ट्रेट भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे मेटिंग कंट्रोल नहीं करेंगे, अभी पहले भी बताया, ऐसा नहीं है कि लॉन्ग हाइटेड मेल को ले लेंगे, शॉर्ट फीमेल को ले लेंगे, फिर बच्चों को देखेंगे कि बच्चे कैसे बन रहे हैं, लंबे बन रहे हैं या नाटे बन रहे हैं, वो चीज़ नहीं करेंगे हम लोग। यहाँ पे मेटिंग को कंट्रोल नहीं करेंगे, लेकिन मीटिंग के रिजल्ट्स को स्टडी करेंगे। यानी आगे वाली एक जनरेशन में जैसे दादा दादी हो गए, फिर उनके बच्चे हुए मम्मी पापा, फिर मम्मी पापा के बच्चे हुए हम लोग, फिर हमारे बच्चे आगे आएंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, ऐसे अपकमिंग जनरेशन्स का फैमिली ट्री बनेगा और उसको स्टडी किया जाएगा। सो बेसिकली पेडिग्री क्या है? Pedigree is a family tree in which we observe the passing of a particular trait from one generation to another. बेसिकली पेडिग्री क्या है? एक फैमिली ट्री है जहाँ पे हम लोग पर्टिकुलर ट्रेट जनरेशन टू जनरेशन कैसे ट्रांसफर हो रहा है उसको हम लोग स्टडी करते हैं। तो पेडिग्री का सिंबल क्या है? ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है 5.13 में, ठीक है। सिंबल्स ऑफ पेडिग्री में अगर स्क्वायर है तो क्या होगा, मेल है, राउंड है तो फीमेल है, अगर इस तरह से कलरिंग है तो ये क्या है, डिजीज और अफेक्टेड इंडिविजुअल। जब ये ट्रेपेजियम जैसा शेप होगा तो इसका मतलब सेक्स क्या है, अनस्पेसिफाइड, यानी वो मेल है ऑफस्प्रिंग या फीमेल वो पता नहीं है। तो यहाँ पे अगर अनस्पेसिफाइड इंडिविजुअल रहेगा तो उसका ट्रेपेजियम जैसा शेप होगा। फीमेल और मेल के बीच में जब मेटिंग होती है तो ऐसे दिखाता है, ठीक है। अगर डबल लाइन है तो इसका मतलब क्या है, मेटिंग बिटवीन रिलेटिव्स, यानी कई जगह कजिन्स से और शादी वगैरह हो जाती है तो उसके अंदर मेटिंग को क्या कहते हैं, डबल लाइन। नॉर्मल मेटिंग क्या होती है, फीमेल सिंगल लाइन और मेल, ये नॉर्मल मेटिंग का है। जब डबल लाइन हो जाएगी तो क्या होगा, मीटिंग बिटवीन रिलेटिव्स। उसके बाद क्या है, मदर फादर क्या है, नॉर्मल है, पर बच्चा जो है वो क्या है, अफेक्टेड है, यानी पेरेंट्स विद मेल चाइल्ड अफेक्टेड विद डिजीज। बेटी क्या है, नॉर्मल है, पर बेटा क्या है, अफेक्टेड है। यहाँ पे ट्रेपेजियम 5 मतलब क्या है, 5 अनअफेक्टेड ऑफस्प्रिंग, यानी कि 5 बच्चे हैं, जैसे कि ये दोनों मीटिंग करेंगे और ऐसे 5 बना दिया जाएगा तो इसका मतलब इन दोनों के 5 बच्चे हैं। अब ये क्या है, पेरेंट्स क्या है, यहाँ पे ये पेरेंट्स हो गए, मेल हो गया, फीमेल हो गया, ये इनके बच्चे हो गए। ये क्या है, पेडिग्री का सिंबल है। अब टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस पैटर्न्स, यानी कितने टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस पैटर्न्स होते हैं, तो 2 है, ऑटोजोमल और सेक्स लिंक। ऑटोजोमल में के भी 2 टाइप्स हैं, डोमिनेंट एंड रिसेसिव, और सेक्स लिंक के 2 टाइप है, एक्स लिंक्ड और वाई लिंक्ड। यहाँ पे हम लोग सिर्फ एक्स लिंक को स्टडी करेंगे, वाई लिंक को नहीं। सेक्स लिंक के भी 2 टाइप है, डोमिनेंट और रिसेसिव। तो यहाँ पे ऑटोजोमल और सेक्स लिंक क्रोमोजोम आई थिंक अब तक क्लियर हो चुका है। टोटल नंबर ऑफ जो क्रोमोजोम्स होते हैं हमारे अंदर वो क्या है, 23, ठीक है। 23 में से 22 जो है वो क्या है, ऑटोजोम्स है, यानी कि ये 23 पेयर ऑफ क्रोमोजोम्स। तो 23 में 22 पेयर क्या है, ऑटोजोम्स हैं। तो अगर इन 22 पेयर्स के किसी भी जीन में किसी भी खराब जीन की वजह से अगर कोई बीमारी हो रही है तो ऐसे डिजीज को क्या कहेंगे, ऑटोजोमल, ठीक है। अगर एक्स और वाई क्रोमोसोम में से किसी भी जीन की वजह से बीमारी हो रही है तो उसे क्या कहेंगे, सेक्स लिंक। तो यहाँ पे हम लोग वाई को नहीं लेकिन एक्स को स्टडी करेंगे। तो ऑटोजोमल क्या हो जाएगा, फॉल्टी जीन ऑफ डिजीज इज प्रेजेंट इन एनी जीन ऑफ 22 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स, यानी अभी बताया कि ये जो 22 पेयर हैं, इन 22 पेयर में किसी भी अगर पेयर के पास, क्रोमोसोम के पास कोई खराब जीन है, अगर उसकी वजह से कोई बीमारी होती है तो वो क्या होगा, ऑटोजोमल टाइप ऑफ डिजीज। सेक्स लिंक क्या हैगा,
फॉल्टी जीन फॉर डिजीज इज प्रेजेंट ऑन आइदर एक्स और वाई क्रोमोसोम। कोई भी जो खराब जीन है वो सेक्स क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है, और चाहे एक्स पे प्रेजेंट हो चाहे वाई पे। तो यहाँ पे डोमिनेंट और रेसेसिव डिजीज कैसे होता है, यानी ऑटोजोमल डोमिनेंट कब होगा और ऑटोजोमल रेसेसिव कब होगा। तो कैपिटल हमेशा किसको रिप्रेजेंट करता है, डोमिनेंट को, और स्मॉल लेटर किसको डिनोट करता है, रेसेसिव को। ठीक है, तो गैमीट फॉर्मेशन में क्या होगा, ए और ए इसके पास चले जाएंगे, डोमिनेंट कैपिटल ए है, रेसेसिव क्या है, स्मॉल ए है। अब अगर दो कैपिटल आए, दो कैपिटल ए या फिर एक कैपिटल ए और एक स्मॉल ए, तो ये कंडीशन क्या रिप्रेजेंट करता है, डोमिनेंट। तो ऐसे जब इंडिविजुअल को डिजीज होगा, इन दोनों ही सिचुएशन में डिजीज हो सकता है, ठीक है, तो उसको क्या कहा जाएगा, ऑटोजोमल डोमिनेंट। रेसेसिव डिजीज तब होगा जब दोनों ही स्मॉल ए आए। ठीक है, अगर ऐसा नहीं होगा कि अगर ये चीज हो जाए तो फिर डिजीज हो जाए इंडिविजुअल, नहीं, जब तक दोनों स्मॉल ए नहीं आएंगे तब तक ये रेसेसिव, ऑटोजोमल रेसेसिव वाली बीमारी नहीं होगी। ऑटोजोमल डोमिनेंट इन दोनों केस में बीमारी हो सकती है, ऑटोजोमल डोमिनेंट के, लेकिन ऑटोजोमल रेसेसिव वाली बीमारियां जो हैं वो तभी होंगी किसी भी व्यक्ति को जब उसके अंदर दोनों ही रेसेसिव एलीज आएंगे। अगर एक आ जाएगा तो ऑटोजोमल डोमिनेंट हो जाएगा। सेक्स लिंक क्या होता है, सेक्स लिंक में क्या है कि अगर एक्स क्रोमोसोम खराब हो गया, सिर्फ एक भी अगर खराब हुआ तो वो डिजीज करने के लिए काफी है। ठीक है, और रेसेसिव सेक्स लिंक डिजीज तभी होगी जबकि दोनों एक्स जीन जो है वो खराब आए। ठीक है, यानी 440 एक्स जीन इज रिक्वायर्ड फॉर डिजीज। रेसेसिव सेक्स लिंक डिजीज तभी होगी जब दोनों एक्स डिजीज खराब एक्स क्रोमोसोम आ जाए, और डोमिनेंट एक्स लिंक बीमारी तभी होगी जब तब हो जाएगी जब एक भी एक्स क्रोमोसोम जो है वो खराब होगा। इसको फिर से बता दे रही हूँ, डोमिनेंट और रेसेसिव। डोमिनेंट में क्या है, अगर एक एक्स क्रोमोसोम भी खराब हुआ तो वो बीमार करने के लिए काफी है। रेसेसिव वाली एक्स लिंक्ड तभी होगी जब दोनों खराब एक्स क्रोमोसोम आए। अब आ जाते हैं पेडिग्री एनालिसिस पे। ठीक है, तो ये पेडिग्री अभी सिंबल्स बताया, ये किसको डिनोट करेगा, मेल को, ये किसको करेगी, फीमेल को। ठीक है, तो दोनों के बीच में मीटिंग हुई, मीटिंग होने से कितने बच्चे हुए, 1 2 3 4, सन डॉटर, सन डॉटर। तो यहाँ पे मदर क्या है, अफेक्टेड है, फादर क्या है, नॉर्मल है, यानी कि अफेक्टेड मदर एंड नॉर्मल फादर। नॉर्मल फादर और अफेक्टेड मदर की मीटिंग हुई, बच्चे जो हैं वो सब के सब क्या है, नॉर्मल है। ठीक है, कोई भी बच्चे के अंदर बीमारी नहीं है। बीमारी का हम लोग ने सिंबल देखा था, जब तक ऐसे कलर नहीं आएगा, कलर का ही मतलब क्या है, डिजीज है इंडिविजुअल। तो इसमें हम लोग देख रहे हैं कि कोई भी जो बच्चे हैं 1 2 3 4 में से, इनमें से किसी के अंदर बीमारी नहीं आई है। तो चिल्ड्रन कैसे हो गए, नॉर्मल हो गए। मदर अफेक्टेड है लेकिन चिल्ड्रन कैसे हैं, नॉर्मल है। अब ये जो बेटी है, बेटी की जब शादी हुई, किसी से मीटिंग हुई, तो इसके दोनों इसके भी क्या हुए, 3 बच्चे हुए। तो डॉटर्स जो हैं वो क्या है, नॉर्मल है, पर सन कैसा है, अफेक्टेड हो गया। डॉटर्स नॉर्मल हो गई, सन क्या है, अफेक्टेड है। तो इससे समझिए ए क्या है, डोमिनेंट है, स्मॉल ए रेसेसिव है, मीटिंग हुई, कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल ए स्मॉल ए सबके अंदर आ गया। अब इस लड़की की इससे शादी हुई, अब इसके 3 बच्चे हुए, तो बेटियों के अंदर क्या आया, कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल ए स्मॉल ए। तो बेटियां क्या हो गई, नॉर्मल हो गई, लेकिन बेटे के अंदर दोनों ही रेसेसिव जीन आ गए, तो बेटा क्या हो गया, अफेक्टेड हो गया। तो अब यहां से पढ़ लेते हैं, ये किसका एग्जाम्पल है, ये रेसेसिव पेडिग्री का एग्जाम्पल है। ये ऊपर जो ये मैंने पेडिग्री बनाई है, ये रेसेसिव पेडिग्री है। ठीक है, अगर डोमिनेंट पेडिग्री तब होती जब ये वाले की वजह से होता, अभी इसकी वजह से बीमारी हुई है तो ये क्या है, रेसेसिव। तो 4 टाइप के हम लोग ने पेडिग्री पढ़ा था, ऑटोजोमल डोमिनेंट, ऑटोजोमल रेसेसिव, सेक्स लिंक डोमिनेंट और सेक्स लिंक रेसेसिव।
ऑटोजोमल डोमिनेंट के अंदर क्या होगा, नेवर स्किप्स जनरेशन, इफ पेरेंट्स आर अफेक्टेड चिल्ड्रन विल बी अफेक्टेड। अगर दोनों पेरेंट्स में से कोई भी पेरेंट्स अफेक्टेड है तो कभी भी उसके बच्चे जो हैं वो नॉर्मल नहीं होंगे। अगर पेरेंट्स को कोई बीमारी है तो वो बीमारी बच्चों के अंदर पास ऑन होगी ही होगी। यहाँ पे जनरेशन जनरेशन स्किप नहीं होगा, यानी ऐसा नहीं है कि पेरेंट्स को हुई है तो बच्चों को नहीं होगी, फिर बच्चों में से कोई एक कैरियर बन जाएगा तो उसके अगले जनरेशन को हो जाएगी। यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। अगर पेरेंट्स अफेक्टेड है तो वो बीमारी बच्चों के अंदर जाएगी ही। अफेक्टेड पेरेंट्स माइट हैव अनअफेक्टेड चिल्ड्रन, यानी कि ये भी हो सकता है कि पेरेंट्स क्या हैं, अफेक्टेड हैं, लेकिन बच्चे जो हैं वो नॉर्मल हो सकते हैं। यानी यहाँ पे क्या है, कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल ए स्मॉल ए, दोनों ही पेरेंट्स क्या है, अफेक्टेड है। मेल भी अफेक्टेड है, फीमेल भी, लेकिन एक बच्चा क्या है, बेटा क्या है, नॉर्मल है, बेटी क्या हो जाएगी, अफेक्टेड है। ऑटोजोमल रेसेसिव में क्या होता है, चिल्ड्रेन ऑफ अनअफेक्टेड पेरेंट्स माइट बी अफेक्टेड। पेरेंट्स को कोई बीमारी नहीं है लेकिन फिर भी बच्चे जो हैं वो बीमार हो सकते हैं। यानी यहाँ पे क्या है, फीमेल भी नॉर्मल है, मेल भी नॉर्मल है, पर बेटी क्या है, अफेक्टेड है, बेटा जो है वो नॉर्मल है। ये किस केस में होता है, सिकल सेल एनीमिया, थैलेसीमिया, फेनिलक्यूटोन्यूरिया। यहाँ पे पेरेंट्स जो हैं वो उनको कोई बीमारी नहीं होगी लेकिन बच्चों के अंदर वो बीमारी आ सकती है। फिर आते हैं सेक्स लिंक डोमिनेंट पे। तो यहाँ पे क्या है, ऑल डॉटर्स ऑफ अफेक्टेड फादर विल बी अफेक्टेड, यानी कि सेक्स लिंक्ड में क्या हो जाएगा, जैसे XX ये फीमेल है, X एक क्रोमोसोम खराब है, ये मेल का है, फ्यूजन हुआ, XX डॉटेड आया, जो डॉटेड है इसका मतलब वो क्या है, डिजीज है। तो यहाँ पे सारी ही फीमेल्स जो है वो क्या होंगी, अफेक्टेड होंगी। डिजीज विल नेवर बी पास फ्रॉम फादर टू सन, कभी भी जहां पे एक्स क्रोमोसोम मेल का खराब होगा वहां पे हमेशा जो खराब वाला क्रोमोसोम है वो बेटियों के अंदर जाएगा, बेटे के अंदर कभी भी वो खराब जीन जाएगा ही नहीं। तो डॉटर्स हमेशा अफेक्टेड होंगी पर कभी भी बेटा जो है वो अफेक्टेड नहीं होगा। इसके बाद आते हैं सेक्स लिंक्ड रिसेसिव पे। मेल्स आर मोर अफेक्टेड देन फीमेल्स, जो सेक्स लिंक्ड रिसेसिव होती है वो बीमारी मेल्स के अंदर ज्यादा होती है, फीमेल्स के अंदर कम होती है। जैसे कि कलर ब्लाइंडनेस हो गया, हीमोफीलिया हो गया। यहाँ पे एक दूसरी भी चीज देखने को मिलती है, वो है क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस में क्या होता है कि जो फादर जो यहाँ पे अफेक्टेड होगा लेकिन वो कभी भी खराब जीन जो है वो बेटे को पास ऑन नहीं करेगा बल्कि किसको दे देगा, बेटी को। बेटी क्या हो जाती है, कैरियर हो जाती है, और बेटी जो है वो खराब जीन किसको पास करती है, अपने बेटे को। यानी कि फादर क्या है, अफेक्टेड है, बेटी क्या हो जाएगी, कैरियर, बेटा क्या हो जाएगा, नॉर्मल, और इसका बेटा कैसा हो जाएगा, कैरियर डॉटेड का अफेक्टेड। यानी कि जो समझ लीजिए जैसे जो नाना है उन्होंने खराब जीन किसको दे दिया, अपनी नाती को। बेटी क्या है, कैरियर है, उसने अपने बेटे को खराब जीन दे दिया, बेटे को कुछ भी नहीं होगा। तो यहाँ पे सारे जो चारों हम लोगों ने अभी डिस्कस किया है, ऑटोजोमल डोमिनेंट, ऑटोजोमल रेसेसिव, एक्स लिंक डोमिनेंट और एक्स लिंक रेसेसिव का पेडिग्री देख लीजिए। यहाँ पे दोनों ही पेरेंट्स अफेक्टेड हैं पर बच्चे क्या हैं, बिल्कुल अनअफेक्टेड हैं। ये किसका हो गया, ऑटोजोमल डोमिनेंट का। दूसरा क्या है, पेरेंट्स अनअफेक्टेड है, बच्चा जो है वो अनअफेक्टेड पेरेंट्स का भी बच्चा क्या है, अफेक्टेड हो सकता है। जहां भी ये कलर्ड बॉक्सेस आए इसका मतलब क्या है, इंडिविजुअल अफेक्टेड है। तो ये क्या हो गया, ऑटोजोमल रेसेसिव। तीसरा क्या है, एक्स लिंक्ड डोमिनेंट। यहाँ पे क्या है, फादर अफेक्टेड है तो इन्होंने खराब जीन किसको दे दिया, बेटियों को दे दिया, बेटा कैसा है इनका, नॉर्मल है, एक्स लिंक्ड डोमिनेंट। फोर्थ क्या है, एक्स लिंक्ड रेसेसिव में फादर अफेक्टेड है, बच्चे क्या है, बेटे जो होंगे नॉर्मल होंगे, बेटियां क्या हो जाएंगी, कैरियर हो जाएंगी। कैरियर बेटी की जब शादी होगी तो इसके कोई एक ना एक बेटे के अंदर जो खराब जीन है वो जाने की पॉसिबिलिटी है। तो ये क्या हो जाएगा, एक्स लिंक्ड रेसेसिव। यहाँ पे मैंने ये प्रैक्टिस क्वेश्चन बनाया है, ये प्रैक्टिस क्वेश्चन का आप लोग अपनी कॉपी में ये ड्रॉ कीजिएगा और इसकी पेडिग्री जो है, कौन सी ये पेडिग्री है ये आप लोग मुझे बताएंगे आंसर करके, ठीक है। यहाँ पे ये फर्स्ट क्वेश्चन है
इसको ध्यान से देख लीजिए। यहाँ पे क्या है, फर्स्ट जनरेशन में अफेक्टेड फीमेल है, बच्चे नॉर्मल है, ये अनअफेक्टेड पेरेंट्स के बच्चे हैं, दोनों के बीच में मेटिंग हुई, तो थर्ड जनरेशन में क्या हो गया, एक अफेक्टेड बेटा आ गया है। आपको बताना है ये किसकी पेडिग्री है चारों में से, ऑटोसोमल डोमिनेंट है, ऑटोसोमल रेसेसिव है, सेक्स लिंक्ड डोमिनेंट है या सेक्स लिंक्ड रेसेसिव है। अब ये आ गई एक और पेडिग्री, ठीक है। ये दूसरी पेडिग्री में क्या है, फर्स्ट जनरेशन में मेल जो है वो क्या है, नॉर्मल है, ये कलर नहीं होगा, मेल जो है वो नॉर्मल ही है। ये मेल नॉर्मल है, अफेक्टेड नहीं है। फीमेल दोनों में ही अफेक्टेड है। फीमेल से फिर क्या होगा, इसकी वजह से एक डॉटर एक सन क्या है, अफेक्टेड हो जाएंगे, इसकी वजह से एक डॉटर अफेक्टेड है। अफेक्टेड पेरेंट्स के बीच में क्या हो रहा है, मेटिंग हो रहा है, ठीक है। अफेक्टेड पेरेंट्स की मीटिंग की वजह से यहाँ पे 3 बच्चे जो है वो कैसे हो गए, अफेक्टेड हो गए, ठीक है। ये पेडिग्री का आंसर बताना है कि ये किसकी पेडिग्री है। अब ये थर्ड क्या है, पेरेंट्स जो है वो अनअफेक्टेड हैं, बेटा जो है वो अफेक्टेड हो गया और एक बेटी भी अफेक्टेड है। फिर सेकेंड जनरेशन में क्या है, अनअफेक्टेड पेरेंट्स हैं, लेकिन फिर भी एक चाइल्ड जो है वो क्या है, अफेक्टेड है। तीनों ही पेडिग्री आप लोग पहले ड्रॉ करेंगे कॉपी में और इसके आंसर्स जो है वो आप मुझे सेंड करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, स्टे होम स्टे सेफ।